So, dear students, let's start the next part of units and dimensions. The next part is limitations of dimensional analysis. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था डायमेंशंस, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद भी है. इट इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है ये हमें मालूम पड़ता है. जैसे हमने वेरीफाई किया था कि v इक्वल टू u प्लस 80 करेक्ट है. देन इट इज यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब जैसे मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, तो डायमेंशन से हमें मालूम पड़ेगा कि पावर ऑफ मास शुड बी 1 एंड द पावर ऑफ वेलोसिटी शुड बी 2 बिकॉज mv स्क्वायर तो 2. ये आपको डायमेंशंस बताएगा. तीसरा, डायमेंशंस आर यूज्ड टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम. मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में जो यूनिट रहेगा उनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा, वो रिलेशन भी आपको डायमेंशंस बताता है. लेकिन डायमेंशन कुछ प्रॉब्लम भी है. पहली बात तो ये कि उसके अंदर कोई कांस्टेंट है, उसका कोई यूज नहीं होता है. याद करो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो हमने कहा था वो 2 को छोड़ दी साइड में, क्योंकि 2 का डायमेंशन हम लोग नहीं निकाल सकते. आई होप गॉट इट. एक बात होगी. दूसरी बात ये कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसका वैल्यू भी नहीं निकाल सकते. तीसरी बात, अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते. लॉग फंक्शन है, उसका वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है. देन अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप याद है आपको सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो s का वैल्यू और ut का वैल्यू हम ये बोल सकते हैं कि s का डायमेंशन और ut का डायमेंशन सेम है. लेकिन इसके अलावा हाफ 80 स्क्वायर भी साथ में है क्या, वो ये डायमेंशन नहीं बता सकता. कि एडिशनल कोई भी अगर मान लो टर्म उसमें है तो डायमेंशन वो नहीं बता सकता. मतलब फॉर एग्जांपल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, तो v स्क्वायर का u स्क्वायर डायमेंशन सेम है, 2a का डायमेंशन सेम है, लेकिन 2a साथ में है कि नहीं है वो ये डायमेंशंस नहीं बता सकता. वो इतना बता सकता है कि v स्क्वायर और u स्क्वायर सेम है, वो इतना बता सकता है कि u स्क्वायर और 2as सेम है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता है कि v स्क्वायर के साथ में u स्क्वायर होना चाहिए और 2as होना चाहिए, कोई और तीसरा पार्ट भी हो सकता है. ऐसा वो डायमेंशंस नहीं बता सकता. तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे. आई होप यू गॉट इट. अब चलते हैं एरर्स. ये एरर्स क्या होता है? क्या एरर्स और मिस्टेक्स सेम है? नहीं. एक्चुअली एरर्स और मिस्टेक्स दोनों बहुत अलग अलग है. दोनों में रात और दिन का फर्क है. आई गिव एग्जांपल. सपोज जैसे मैंने बोला आरती, तो बोले सर मेरा नाम आरती अनिता है. ओ सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिस्टेक था. और आई कैन रेक्टिफाई एग्जैक्टली. मैंने बोला अरे सॉरी आप तो अनिता है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो मिस्टेक किया था उसको 100% मैंने रेक्टिफाई कर दिया. लेकिन एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली. उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल मैंने पूछा, सपोज ये मार्कर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केच पेन है, मैंने बोला उसका रंग कितना है, तो अगर आप मेजर करेंगे स्केल से तो कोई बोलेगा सर एग्जैक्टली ये 9.8 सेंटीमीटर है. तो दूसरा बोलेगा नहीं सर एक्चुअली मेरे को लगता है ये 9.9 सेंटीमीटर है. तो कहना मतलब हुआ कि हर एक आदमी अपना सिस्टम है. इसने बोला 9.8 है, इसने बोला 9.9 सेंटीमीटर है. ओके. अगर आपने नाम सुना है वर्नियर कैलिपर्स, तो अगर आप उससे मेजर करेंगे ना तो बोलता है नहीं सर एक्चुअली इसका वैल्यू है 9.85. आई रिपीट, वो क्या बोलता है, वो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर को भी, वो 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एंड देयरफॉर एक ने क्या बोला 9.8 बोला और दूसरे ने क्या बोला 9.9. इसका रीजन क्या था कि जो उसका वैल्यू है 9.8 और 9 के बीच में, तो वर्नियर कैलिपर से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.85. क्या मिलेगा 9.85. मतलब क्या हुआ, आपने और उसको इंप्रूवमेंट किया, मतलब आप काफी आंसर के काफी क्लोज में है. अगर आप उससे भी जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर्स टू गेज,
अगर आप इससे मेजर करेंगे तो बोलेंगे सर एग्जैक्टली इसका वैल्यू 9.853, मतलब उसका और 1 mm को भी वो 100 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो आपको और एक्यूरेट आंसर मिलेगा, या अभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। तो मेरा कहना मतलब ये हुआ कि जो एरर्स है उनको आप कम कर सकते हैं, उनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है एरर्स और मिस्टेक का। आई होप यू गॉट इट। पक्का ध्यान दीजिए आगे। what are the different types of errors? सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या हुआ, ये ऐसा एरर है जो ऐसा बाई चांस नहीं होता है, एक पर्टिकुलर रीजन रहता है उसका, और उसकी वजह से आपको एरर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें भी आपके 3 टाइप है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो जो एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर खुद के ही अंदर है तो उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो थर्मोमीटर है, अज्यूम करो ना, क्या ये थर्मोमीटर, यहाँ पे मार्किंग क्या हुआ है उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। मतलब आप देखा ना कि आपको जैसे मैंने पूछा कितना बुखार है, तो 98, 99, 100, तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, सेल्सियस में नहीं, सेल्सियस में आप 40 के ऊपर नहीं जा सकते, जल जाएंगे। तो कहना मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जैसे आपका 98.5 लिखा हुआ है, अभी अगर कैलिब्रेशन करते वक्त अगर एक भी लाइन का फर्क हुआ तो जहां पे 98.5 है वो आपको दिखाएगा 98.6। अब अंदर की बात ये कि आपको 98.5 बुखार है, बाहर कितना शो कर रहा है 98.6, क्योंकि उसमें कैलिब्रेशन करते वक्त, मार्किंग करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसमें आपका फॉल्ट है क्या? नहीं, इसमें किसका फॉल्ट है? इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो एन एरर व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू faulty instruments is called as instrumental error. Okay, आपने वर्नियर कैलिपर सुना रहेगा, आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सुना रहेगा। उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे जो मेन स्केल है और सर्कुलर स्केल है उसका 0 और उसका 0 हमेशा कोइंसाइड होना चाहिए। मेन स्केल का लाइन का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 दोनों आपस में एग्जैक्टली आमने सामने होने चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ ओवर यूज, अब जैसे मान लो आपको किसी ने ज्यादा एकदम प्रेस कर दिया, ज्यादा घुमा दिया, तो जब उसको जितना बार बार यूज करेंगे तो उसका सेटिंग में हल्का सा फर्क पड़ता है, और मान लो वो 0 की जगह पे आपको वहां पे 5 मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसको बोलते हैं 0 एरर। आप जब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि ये वाला लाइन और सर्कुलर स्केल वाला लाइन आपस में मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपने देखा मिलता है तो मतलब कोई एरर नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही घूम गया और जहां पे 0 आना चाहिए वहां पे आ गया आपका 5, तो वो 5 का डिफरेंस है कि नहीं है, तो वो 5 को बोलते हैं 0 एरर। क्या बोलेंगे? 0 एरर। आई होप गॉट इट। तो ये 0 आपको रीजन नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। कोई डाउट आपको? पक्का। दूसरा, एरर ड्यू टू imperfection in experimental technique। मतलब क्या हुआ? अगर आपको टेक्निक प्रॉपर नहीं मालूम है तो उसमें एरर आ सकता है। उसमें भी मिला जुला, मतलब उसमें बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और आपका भी हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इफ यू वांट टू मेजर कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वाटर इन अ कंटेनर, इन अ वी कैन से टेस्ट ट्यूब, अगर आप टेस्ट ट्यूब को वर्टिकल करने के बजाय हल्का सा अगर आपने कुछ एंगल बना दिया तो उसके कैलिब्रेशन में फर्क आएगा। कैलिब्रेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और अगर उसको आप ऐसे डिप करेंगे तो क्या होगा? आपको 10 से कम दिखेगा। अगर आपके साथ डिप किया तो 10 से ज्यादा दिखेगा। तो बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इसकी वजह से अगर जो एरर आता है उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। आई होप यू गॉट इट। Then personal error, the error which is caused due to personal limitation। मतलब आदमी को खुद को नहीं मालूम या उसके आदमी की खुद की गलती की वजह से, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल, आपको पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेना है,
क्या लेना है आपको? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेना है। आपको देंगे स्टॉप वॉच और आपको बोलेंगे कि भाई ये स्टॉप वॉच का आपको एग्जैक्टली आपको वैल्यू निकालना है, टाइम पीरियड का वैल्यू निकालना है। तब क्या होगा, अब जैसे आपने छोड़ा और अगर आपने प्रेस करते वक्त आपने टाइम ले लिया तो क्या होगा कि वो जब पेंडुलम यहाँ से अंदर गया उसका आपने टाइम कैलकुलेट नहीं किया एंड देयरफॉर उसमें आपको एरर आएगा। तो ये एरर बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि उस घड़ी में मिस्टेक है या किसी पेंडुलम में मिस्टेक है, ये आपकी मिस्टेक है क्योंकि आपको नहीं मालूम, एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कब ऑन करते हैं और कब ऑफ करते हैं। तो जो एरर बिकॉज ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से आता है उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। अब इसका रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी ये है कि आप एक ऑसिलेशन काउंट करते हैं और टाइम मेजर करेंगे। इसके बाद अलावा आपको आना चाहिए कि यू शुड टेक द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस। तो क्या होगा कि वो एरर है काफी मिनिमाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो सकती है, आपने 20 ऑसिलेशन लिया और आपने काउंट 90 नहीं किया, तो ये भी आपकी मिस्टेक है। इसको भी बोलते हैं पर्सनल एरर। सो एरर which is caused due to human limitation is called as personal error. I hope you got it. Then random error. What do you mean by random error? An error which is caused or an error on which you cannot control. जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वो बोलेंगे रैंडम एरर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये वायर है, इसका आपको इलास्टिसिटी फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। वो डिपेंड करता है कितना एक्सटेंशन आपको मिला जब आपने वेट अटैच किया। फॉर एग्जांपल पहले आपने वेट अटैच किया आधा किलो, फिर 1 किलो, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो, ऐसा आप वेट अटैच करते रहेंगे तो उसका एलोंगेशन भी बढ़ता रहेगा। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया 10 बजे, तब तक इतना ज्यादा गर्मी नहीं था, समर वेकेशन है तो क्या मतलब कि इतना गर्मी 10 दिन था। लेकिन जैसे जैसे 10 के बाद में शुरू हुआ और सूरज भगवान ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया, तो क्या होता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो जब काफी टाइम के बाद क्या लगेगा कि जो इलोंगेशन है वो केवल वेट की वजह से नहीं है जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ गया उस पर आपका कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसकी वजह से जो एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। एन एरर व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस is called as random error. I hope you got it. Take one more example. आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा? कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर मान लो अगर वो ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे खोल रहा है हल्का से, जैसे झटका मारा था और वापस ऐसा चालू किया, कभी ऐसा मारा तो अब मुझे जब ऐसा हिलता रहेगा तो हाउ यू विल कैलकुलेट कि कौन से पॉइंट पे एक्चुअली अपना जो पॉइंटर है वो कौन से पॉइंट पर है? तो उसमें आपको कंट्रोल नहीं है बिकॉज वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, उस पर आपको कोई कंट्रोल है नहीं है। एंड हेंस वी से एन एरर व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। कॉल्ड एज रैंडम एरर। आई होप यू गॉट इट। पक्का? अभी आप एरर कैसे निकालेंगे? अगर सपोज मैंने बोला कि जैसे इसका आपको लेंथ ले लीजिए या कोई आप एक स्फीयर ले लो और उसका रेडियस निकालना है विद हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से या सपोज नॉर्मल वर्नियर कैलिपर से आपको उसका रेडियस निकालना है। सपोज मेरे पास मैंने 5 स्टूडेंट है मेरे सामने और वो बहुत ब्रिलियंट है, पूरे 5 के 5 बहुत ब्रिलियंट है। मुझे 5 पे पूरा भरोसा है कि जो भी रीडिंग लेंगे वो परफेक्ट लेंगे और उनको मैंने वर्नियर कैलिपर दिया। इस देखिए ना, याद रखो मैं 5 लोगों को मैंने अलग अलग वर्नियर कैलिपर दिया लेकिन मुझे पूरे 5 के 5 लोगों पे पूरा भरोसा है। इस देखिए ना, ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 5 के 5 पे मुझे पूरा 100% भरोसा है। मैंने उनको अलग 5 वर्नियर कैलिपर दे दिया और अब मैंने बोला कि बताओ उस पर्टिकुलर स्फीयर का रेडियस कितना है। तो मैं सरप्राइज 5 के 5 ने अलग रीडिंग दिया।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किस रीडिंग पे विश्वास करूं? प्लीज सजेस्ट मी कि मेरे लिए कौन सा रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो 500 स्टूडेंट है वो पूरे एकदम एक्सपर्ट है और मुझे 500 पे पूरा भरोसा है। तो मुझे बताइए कि व्हाट शुड आई डू? मुझे और 5 की 5 रीडिंग अलग अलग है, तो मुझे बताइए कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए, या फिर ऐसा बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए, विच रीडिंग आई शुड टेक। आपने ठीक सोचा, आई शुड टेक द एवरेज, आई शुड टेक द मीन, एंड देयरफॉर सबसे पहले आपको उस 5 का मीन लेना चाहिए और उसको बोलेंगे मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। उसका दूसरा नाम है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या नाम है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। आई होप गॉट इट। तो याद रखिए, अभी फॉर एग्जांपल मैंने जो 5 रीडिंग थे उसको मैंने 5 रीडिंग को नाम दिया A1, A2, A3, A4 and A5, and all 5 readings are different. Is that clear? तो मैं क्या करूंगा, मैं सबका मीन वैल्यू लूंगा, सबका एवरेज वैल्यू लूंगा, उसको बोलेंगे अरिथमेटिक मीन और मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये बात आप याद रखना। सो हम तीनों, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो मीन वैल्यू कैसे मिलेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5। तो उसको जो वैल्यू मिलेगा उसको नाम देंगे अरिथमेटिक मीन और मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इज दैट क्लियर? एकदम प्रैक्टिकल सोच लीजिए। ओके, अब जैसे मैंने ये आपको मिल गया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो जो पहला आदमी था उसके रीडिंग में कितना एरर है कैसे मालूम पड़ेगा? सपोज उसका रीडिंग से 5 सेंटीमीटर और उसने निकाला 4.9 निकाला, और जबकि मीन वैल्यू मुझे 5 मिला, इसका मतलब वो 0.1 सेंटीमीटर का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? वो एब्सोल्यूट एरर है उस रीडिंग में। आपने समझा? सपोज मेरा पहला रीडिंग क्या था? A1, मुझे मीन कितना मिला? AM। तो AM और A1 में जो डिफरेंस देगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A1। आपको समझा? सिमिलरली आपका दूसरा वैल्यू था A2, मीन वैल्यू आपका था AM, जो डिफरेंस निकलेगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A2। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड A3 वैल्यू will give you absolute error in A3. Similarly, if delta A4 is equal to mode of AM minus A4, ये मोड क्यों डालते हैं? कि आपका आंसर शुड बी पॉजिटिव, आंसर शुड बी पॉजिटिव। आई होप गॉट इट। इसलिए हम लोग मोड डालते हैं, इसलिए हम लोग को उसमें मोड डालेंगे। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए इसलिए, और दूसरी बात मोड इसलिए कि कोई भी बड़ा हो चलेगा लेकिन आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए। सिमिलरली द एरर, एब्सोल्यूट एरर इन A5 इज गिवन एज मोड ऑफ AM minus A5। ये हमने पूरे 5 के 5 रीडिंग्स का एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर? सो मीन एब्सोल्यूट एरर इसको बोलेंगे डेल्टा AM। क्या बोलेंगे? डेल्टा AM इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, the whole divided by 5 will give you mean absolute error. I hope good. क्या बोलेंगे उसको? mean absolute error. कोई डाउट इसमें आपको? Now, अब इसके बाद में we'll find relative error. मतलब what is the relative error? It is the ratio of mean absolute error to the mean value. तो जैसे आपने बोला कि mean value जो रहेगा, और अभी हमने निकाला mean absolute error, आप दोनों का रेशियो ले लो तो आपको मिलेगा relative error. It's a ratio of mean absolute error to the mean value delta AM upon AM. I hope you got it. Then how to find percentage error?
कि उसमें कितना परसेंट एरर है। तो क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा AM अपॉन AM into 100 will give you the percentage error, will give you the percentage error. I hope you got it. Now see, अब हम एक सम सॉल्व करेंगे, उससे आपको सब कुछ एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लिया आपने। अभी आपको एक स्फीयर दिया, आपको स्फीयर का रेडियस निकालना है, मतलब डायमीटर निकालना, जो भी है। तो सपोज रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज। तो आपको सब ये तीनों वैल्यूज है आपके पास, जो अलग अलग वैल्यूज है, टोटल 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5। मैंने आपसे कहा था ना कि सपोज मेरे पास में 5 आदमी है और मैंने 5 को बोला रीडिंग लेने के लिए, और 5 का वैल्यू अलग अलग है। तो ये आपको यहाँ समझ लीजिए, मेरे पास 5 रीडिंग्स है और 5 के 5 रीडिंग अलग अलग है। एक का वैल्यू 5.11, दूसरा 5.14, तीसरा 5.12, चौथा 5.13, पांचवा 5.15। मतलब मेरे पास में पूरे 5 के अलग अलग वैल्यूज है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले which reading I should take, जैसे आपने डिस्कस किया था, we should take average value। तो अच्छा, पहले सबको नाम दीजिए। इसका नाम है A1, A2, A3, A4, A5। So say let A1 is 5.11, A2 5.14, A3 5.12, A4 5.13, A5 5.15। ये हमने सबका अलग अलग नाम दे दिया। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है। सबसे पहले टू फाइंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मीन अरिथमेटिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल, सबका मीन ले लो, सबका एवरेज ले लो। तो AM will be A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 डिवाइड बाय 5। अगर 5 है डिवाइड बाय 5, अगर 10 वैल्यू रहेगा तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। एग्री? तो हमने क्या किया, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 डिवाइड बाय 5 एंड देयरफॉर ये सबको आपने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 5 किया। सो आपको मिला इन सब एडिशन 5 plus 8 plus 2 10, 10 plus 4 14 plus 1 15 carries 1, then 1 plus 1 2 3 4 5 6, तो 0.65। उसके बाद में 5 plus 5 10 15 20 25, तो 25.65 डिवाइड बाय 5 gives you 5.13। तो ये आपका मीन वैल्यू। क्या था ये आपका मीन वैल्यू, ये आपका मीन वैल्यू था। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में आप हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा एब्सोल्यूट एरर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी एब्सोल्यूट एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 में कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो AM माइनस A1 क्या था 5.13, मीन वैल्यू क्या था 5.13 आया था, और उसमें से आप सप्लाई करेंगे 5.11 जो A1 का वैल्यू था। तो उनका जो डिफरेंस है 0.02, ये था आपका डेल्टा A1। क्या था? डेल्टा A1। सिमिलरली डेल्टा A2, AM माइनस A2, AM minus A2 will be delta A2. So 5.13 minus 5.14, 0.01. What is delta A3? AM minus A3. Mean value minus A3. 5.13 minus 5.12, 0.01. फिर आप फाइंड करो absolute error in A4 will be named as delta A4. Delta A4 is the difference between AM and A4. AM is 5.13 minus 5.13, बोले तो 0. Then what is delta A5? Absolute error in the measurement of A5 is absolute error in A5 is equal to AM minus A4. That's equal to 5.13 minus 5.15, 0.02, 0.02. तो आपको सब एब्सोल्यूट एरर मिल गया हर एक का। इज दैट क्लियर? अब क्या फाइंड करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कैन बी ऑब्टेन
by taking the average of all these 5 readings. मतलब delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4 plus delta A5 divide by 5. तो ये आपका delta A1 कितना मिला? 0.02 plus 0.01 plus 0.01 plus 0 plus 0.02 the whole divide by 5. Agree? Add करिए 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 5 0.02 plus 1 3 plus 4 4 plus 2 6 0.06 divide by 5. तो क्या मिला? 0.012. ये आपको मिला मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या मिला? मीन एब्सोल्यूट एरर. अब आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर. क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव एरर. सो मैंने बोला था रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू. तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज del 0.012 डिवाइड बाय 5.13. ये था आपका रिलेटिव एरर. आई होप गॉट इट. उसके बाद में व्हाट वाज द परसेंटेज एरर? So the percentage error is relative error multiplied by 100. So what was the relative error? 0.012 divided by 5.13 into 100. 100 से multiply करो तो 1.2 divided by 5.13 approximately 16 5 मतलब 5 5. तो या अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 डिवाइड बाय 5.13 तो आंसर मिलेगा 6.156. क्या मिलेगा? 6.156 परसेंटेज आपका एरर मिला. आई होप यू गॉट इट. पक्का? गॉट इट. दिस वाज द एरर प्रेजेंट इन द मीनिंग वैल्यू. ओके. अभी इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटीज है. एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B. एक में A में जो एरर है उसका नाम है डेल्टा A. B में जो एरर है उसका नाम है डेल्टा B. I repeat, the error in A is delta A, error in B is delta B. तो आपको फाइंड करो what is the percentage error in A. तो बोलो A में percentage error कितना होगा? तो लिखेंगे what is the percentage error in A? delta A upon A into 100. because वैल्यू कितना है A, उसमें एरर कितना है? delta A. तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? delta A upon A into 100. Agree? दूसरा, how to find percentage error in A into B? आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर क्या रहेगा? तो एक्चुअली अगर मल्टीप्लाई करना तो एरर इज टू बी एडेड. एरर इज टू बी एडेड, याद रखना. सो percentage error in A will be delta A upon A into 100. percentage error in B will be delta B upon B into 100. और into क्या तो भी आपको प्लस करना है. एंड देयरफॉर वी कैन टेक 100 कॉमन. डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B इनटू 100. इज दैट क्लियर? परसेंटेज एरर इन A अपॉन B अगर डिवीजन में है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको निकालना है व्हाट द एरर इन द स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज इन न्यूमरेटर, टाइम इज इन डिनोमिनेटर. इज दैट क्लियर? तो अगर मान लो इसके अंदर डिस्टेंस में 5% एरर है और टाइम के अंदर भी 5% एरर है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एरर कितना हुआ? अगर आप डिवीजन में माइनस करेंगे तो इसका मतलब कोई एरर है ही नहीं वेलोसिटी में. तो लेकिन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन टाइम. तो जो एरर टाइम का, जो एरर डिस्टेंस का, आपको ऐड करना पड़ेगा. and therefore A by B even though ये डिवीजन फॉर्म है फिर भी errors to be added. याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में है errors will be added, डिवीजन में है
errors will be added. आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि speed depends upon distance upon time. So distance का भी error ऐड करने का और time का भी. Agree? तो a by b रहेगा तो a का delta a by a into 100 plus b में delta b by b into 100. Take 100 common, delta a by a plus delta b by b into 100. Is that clear? Now, percentage error in a raised to n. तो सपोज मैंने बोला a स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर कैसे लिखते हैं? a into a तो a का भी ऐड करना पड़ेगा, उसका भी ऐड करना पड़ेगा. तो this plus this तो ये 2 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? तो a स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, a क्यूब रहेगा तो 3 टाइम्स, तो a रेज टू n रहेगा तो n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100. आपको समझा? मैं कहना मतलब ये था a रेज टू n मतलब अगर आप अज्यूम करो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब a इंटू a, तो यहाँ पे a इंटू b हमने प्लस किया तो a इंटू a में इसको प्लस करना पड़ेगा. तो डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा a बाई a इंटू 100 तो 2 बार होगा ना, तो 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a. तो यहाँ पे देखो n रहेगा तो n टाइम्स, 2 रहेगा तो 2 टाइम्स, 3 रहेगा तो 3 टाइम्स. I hope you got it. In the next lecture, we will solve the sums on the basis of these formulae. So with this, we'll stop here only. See you soon. Bye-bye.